हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू योगी आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ प्रीति योगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 15 का राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा। अध्याय नंबर 15 क्या है? जो कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं राजभाषा का तात्पर्य। राजभाषा का तात्पर्य भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्राय नहीं मिलता। सबसे पहले सन 1949 ईस्वी में भारत के महान नेता सी राजगोपालाचारी जी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज मतलब कि राष्ट्र भाषा के समानांतर उसी के मतलब उसी के अलग या फिर उसी से अलग भाषा बनाने के लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज राजभाषा का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इसी प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज राजभाषा के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा ही किया गया। सरकारी या कार्यालय भाषा नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में राजभाषा शब्द का तात्पर्य है राजा, शासक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अतः दूसरे शब्दों में राजभाषा का तात्पर्य संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत भाषा है। तो ये हो गया राजभाषा, राजभाषा हो गया राजभाषा। फिर आ जाता है अपना राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब हो गया कि किसी देश की पर्टिकुलर भाषा हो गई और जिसके साथ उनका सांस्कृतिक व भावनात्मक जुड़ाव हो, जिसके साथ लोगों का या फिर उस देश के लोगों का सांस्कृतिक और भावनात्मक मतलब कल्चरल और भावनात्मक मतलब कि इमोशनल जुड़ाव या फिर कनेक्टेड होता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की राष्ट्रभाषा जर्मन है, इंग्लैंड की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच। ऐसे हमारे भारत की कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं है क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य और सब राज्य में अलग अलग, भारत के हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पर जैसे कि जर्मनी है तो जर्मनी के अंदर सिर्फ जर्मन बोली जाती है। वही इंग्लैंड इंग्लिश, फ्रांस के अंदर फ्रेंच है। ऐसे ही भारत भारत एक बहुभाषी है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक भाषा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो बहुभाषी राष्ट्रों के सामने संकट है ये वह किसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहे, क्योंकि भारत किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकता ना, क्योंकि उधर तो हर राज्य अलग अलग भाषा बोलता है, तो वो किस भाषा को राष्ट्रभाषा कहे। तो इसीलिए यदि वे किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं तो शेष भाषाओं के प्रयोक्ताओं को भेदभाव महसूस होता है। सही है ना? किसी एक भाषा को अगर वो राष्ट्रभाषा का नाम दे तो बाकी अलग भाषा वालों को उनको मतलब वो यही सोचेंगे कि भेदभाव कर रहे हैं, तो राष्ट्र की एकता संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगभग सभी नेताओं ने आपसी सहमति से तय किया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। स्वाधीनता संग्राम जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम सभी नेताओं ने मिलकर ये तय किया था कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में बनाया जाए और उसी स्वाधीनता संग्राम चलाया जाना चाहिए। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस विषय पर विवाद हुआ और तय किया गया कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बजाय भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए। किसी एक को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बजाय सभी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये उन्होंने उस टाइम कहा था। फिर हिंदी को
भारत की संपर्क भाषा के तौर पर सम्मान दिया जाना चाहिए। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के तौर पर, न कि राष्ट्रभाषा कहकर विवादों को आमंत्रित किया जाए। राष्ट्रभाषा कहकर विवादों को मतलब कि सभी फिर लड़ाई झगड़ा हो। फिर आ जाता है तीसरा है संपर्क भाषा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द संपर्क भाषा का प्रयोग हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगा। ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए इसे समझना बेहतर होगा। संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य करती रही है। यह भारत की एकमात्र भाषा है जिसे 40% से अधिक भारतीय प्रथम भाषा के रूप में, 30% से अधिक भारतीय द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस कारण हिंदी भारत के जनसाधारण की संपर्क भाषा मानी जाती है। स्वाधीनता संग्राम में देश के हर कोने में हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने की मांग इसलिए उठाई गई थी कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जन सामान्य द्वारा स्वीकृत थी। संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है वहाँ संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। कि जिन देशों में अलग अलग हर देश की भाषा अलग अलग है और उन देशों के साथ बात करने में अगर अलग भाषा ना हो तो हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप में, जिससे कि एक दूसरे के देश में संपर्क हो उस भाषा से। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा में अलग संबंध बनते हैं। स्वाधीनता संग्राम में पूरे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अहिंदी भाषियों में इस शब्द पर आपत्ति प्रकट की। उनका तर्क ये था कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो क्या बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मराठी आदि भाषाएं राष्ट्रेतर या राष्ट्र विरोधी भाषाएं हैं। उन्होंने मांग की कि भारत की सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, तो हिंदी जो विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है वह राष्ट्रभाषा का नहीं अपितु संपर्क भाषा का है। वर्तमान समय में प्राय राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, किंतु उसके साथ साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं अथवा राष्ट्र की भाषाएं हैं। जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है वह संवैधानिक रूप से केंद्र स्तर पर हिंदी है, तो राज्यों के स्तर पर राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं। और राजभाषा का तो वैसे तो केंद्र स्तर पर तो हिंदी ही है, पर अपने अपने राज्यों के हिसाब से अपनी अपनी राजभाषा हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी राजभाषा होगी, फिर गुजरात की गुजराती होगी, बांग्लादेश की बंगाली होगी। सब अलग अलग अपने अपने राज्य के हिसाब से अपनी अपनी राजभाषा रख सकते हैं। राजभाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था, संपर्क भाषा हिंदी मानी जाती है, परंतु अपने भारत के अंदर राष्ट्रभाषा के ऊपर मतलब विरोध हुआ था। फिर है राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा प्रकृति की दृष्टि से दो भाषा की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सामान्यतः किसी भी देश में एक ही भाषा राष्ट्रभाषा या राजभाषा होती है। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी तथा पाकिस्तान में उर्दू। सामान्य दृष्टि से कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे किसी राष्ट्र के निवासी जीवन के सभी संदर्भों में स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। राजभाषा, इन दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर, राष्ट्रभाषा जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होने वाली साधारण भाषा है जिसका प्रयोग सभी व्यक्ति आपसी बातचीत, विचार विमर्श तथा लोक व्यवहार में करते हैं। इसके विपरीत राजभाषा का संदर्भ सीमित है, वे सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सिर्फ कार्यालयी कामकाज में प्रयुक्त होती हैं। फिर आ जाता है राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार अनौपचारिक, गैर पारिभाषिक तथा अनिश्चित होता है। भिन्न भिन्न स्थानों के लोग एक ही वस्तु के लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही शब्द का अपनी संस्कृति के अनुरूप उच्चारण परिवर्तन कर सकते हैं। इसके विपरीत राजभाषा का शब्द भंडार पारिभाषिक, औपचारिक तथा निश्चयात्मक होता है। निश्चित अवधारणाओं के लिए उसमें निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर है गैर, किसी देश का सांस्कृतिक जीवन राष्ट्रभाषा में ही व्यक्त होता है, न कि राजभाषा में किसी देश का। उदाहरण के लिए धार्मिक स्थलों, त्योहारों, सामाजिक उत्सवों तथा हाट बाजारों में जहाँ देश की आत्मा बोलती है, राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग किया जाता है।
फिर है राष्ट्रभाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में भी होता है, जबकि राजभाषा का नहीं। राष्ट्रभाषा के प्रयोग में आत्मनिष्ठा की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति परिस्थिति या उद्देश्य की भिन्नता के आधार पर बलागात, अनुतान या विराम का प्रयोग करके अर्थ परिवर्तन कर सकता है। इसके विपरीत राजभाषा अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होती है, जिसके शब्दावली या ध्वनि संरचना में व्यक्तिगत तत्वों की भूमिका नगण्य होती है। फिर है किसी देश की राजभाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय शासन की भाषा अंग्रेजी थी। इसके विपरीत राष्ट्रभाषा कभी भी विदेशी भाषा नहीं हो सकती। राजभाषा विदेशी भाषा हो सकती है, पर राष्ट्रभाषा कभी भी विदेशी भाषा नहीं हो सकती। वह राष्ट्र की अपनी भाषा ही होती है, राष्ट्र की अपनी भाषा ही होती है। अति विशिष्ट स्थितियों में यह हो सकता है कि सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण बहुत लंबे समय में किसी देश की भाषा बदल जाए और राष्ट्रभाषा परिवर्तित हो जाए। ऐसी स्थिति में भी वह भाषा राष्ट्रभाषा तभी बनेगी जब पूरा देश ये समूह उसी का प्रयोग सहजता पूर्वक करने लगेगा। फिर है राष्ट्रभाषा में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, अर्थात समय के साथ राष्ट्रभाषा धीरे धीरे बदलती है, और इसके विपरीत राजभाषा में कोई भी परिवर्तन ऊपर से थोपा जा सकता है, जैसे कुछ शब्दों को जोड़ना, कुछ शब्दों को खारिज कर देना इत्यादि। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक सरकारी आदेश से राजभाषा बदली भी जा सकती, लेकिन राष्ट्रभाषा को नहीं बदला जा सकता। राजभाषा को एक सरकारी आदेश से बदला भी जा सकता है, पर राष्ट्रभाषा को नहीं बदला जा सकता। फिर है दो क्वेश्चन है 2005 और 3 के अंदर आया हुआ है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का तात्विक भेद टिप्पणी, और राजभाषा राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के ऊपर टिप्पणी। तो बस इतना सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।